हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल नंबर 1। अर्थात ये मॉडल पेपर आपके स्पेशल डिमांड पर लाया गया है आपके एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए। आपके एग्जामिनेशन में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें से 50% अर्थात 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन का स्पेशल सेट लाया गया है और 80 के 80 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके उसका विश्लेषण करके बताने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो देखते हैं आपके इस सोशल साइंस के मॉडल से पहला क्वेश्चन है जो है इस प्रकार। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं इटली को, फ्रांस को, हंगरी को और यूनान को। तो जान जाइए कि यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यह कहा जाता है यूनान को। अर्थात पहले क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 80 क्वेश्चनों का सेट है, तो आप तेज करने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने क्वेश्चनों को देख सकें। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। अर्थात 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था रूस में अर्थात यूरोप में, उस समय रूसी क्रांति वहां का कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ऑप्शन दिए गए हैं। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय उनके नाम से जाना जाता है। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। वियतनाम में जो हिंद चीन के देश के रूप में जाना जाता है, तो वियतनाम में जो फ्रांसीसी लोग थे उनको क्या कहा जाता था। तो तीसरा का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोलोन। क्लून भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने सी ऑप्शन में कोलोन, इसलिए तीसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर जानिए। चौथा क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों की जननी बोला जाता है। यह भूगोल से क्वेश्चन आपके सामने आ गया। किस खनिज का उद्योग मतलब उद्योगों की जननी कहा जाता है, यह आपको इसमें बताना है। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। लोहा जो होता है उसे उद्योगों की जननी माना गया है। नेक्स्ट 5 नंबर जानिए। आपको बताना इसमें है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितना वर्ष पहले हुआ था। यह भी काफी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना मिल जाती है। तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए करोड़ वर्ष पहले, अर्थात 20 करोड़ वर्ष पहले। ए ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर जानेंगे। 6 नंबर आपके सामने है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, मतलब भारत में किस प्रकार की कृषि की जाती है, आपको यह बताना है। तो छठे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जीवन निर्वाहन कृषि। मतलब मैक्सिमम यहां किसान जो है भारत में वो जीवन यापन करने के लिए कृषि करते हैं। चलिए 7 नंबर देखिए। 7 नंबर आपके सामने है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। सत्ता की साझेदारी यह आपके नागरिक अर्थात राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन आ गया है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुदाय के मध्य टकराव में कमी। सत्ता की साझेदारी का सही लाभ है कि समुदाय के मध्य जो टकराव होता है उसमें कमी लाया जाए, कम किया जाए। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए। 8 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। नगर निगम जैसे हमारे यहां 3 प्रकार की कार्य प्रणाली होती है। एक होता है नगर निगम, एक होता है पंचायत और एक होता है नगर परिषद। तो 3 प्रकार के आपके भाग होते हैं, 3 प्रकार की प्रणाली सत्ता की प्रणाली होती है। तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है आपको ये इसमें बताना है 8 नंबर में। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नगर आयुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त। बढ़ते अगले क्वेश्चन क्यों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए आपके सामने है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक किसे माना गया है। तो 9 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। जीवन प्रत्याशा, मौलिक साक्षरता और शिशु मृत्यु दर, ये तीनों के तीनों भौतिक गुणवत्ता के सूचक माने जाते हैं। 10 देखिए। 10वां क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं। जो हमारे बीच पैसे क्या लेन देन किया जाता है या मुद्रा चलाई गई है जो सरकार के द्वारा चलाई गई है, इसका क्या काम है ये आपको बताना है। तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, अर्थात इसमें से सभी आपके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन डी जो होगा 10 का ये भी सही होगा। 11 देखिए।
11 आपके सामने इतिहास का क्वेश्चन रख दिया गया है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो एक के बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे, तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था आपको यह बताना है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। कार्बोनरी से मेजनी का सीधा रिलेशन था। इसके बाद 12 को जानिए। 12 आपके सामने कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। जैसे अभी जाने के रूस में 1917 ईस्वी के समय में जो वहां का शासन था वो जार निकोलस द्वितीय का था। तो उसमें जार का मतलब क्या होता था? तो जार का मतलब होता था रूस का सम्राट, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद 13 देखेंगे। 13वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने। आपको बताना है कि होवा होवा, ये जो होवा होवा आंदोलन है वह किस प्रकार की प्रवृत्ति का था, मतलब किस प्रकार का था। ऐसे ये आंदोलन मुख्य रूप से हिंद चीन में हुआ था, आप सभी को पता होगा। तो हिंद चीन में ये जो आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो 13 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों। मतलब क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था जिसका नाम दिया गया था होवा होवा आंदोलन। 14 जानिए। आपको बताना इसमें है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, अर्थात अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। और यह खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था मुख्य रूप से तुर्की के खिलाफ, अर्थात तुर्की के समर्थन में। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? और यह शुरू हुआ है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के समय में। असहयोग आंदोलन के साथ साथ चला था। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में। जिस समय महात्मा गांधी हमारे देश में असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उसी समय बंबई में दोनों अर्थात अली बंधु और दोनों भाइयों के द्वारा, अली बंधु और मोहम्मद अली जिन्ना और ये मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन तुर्की के खिलाफ शुरू किया गया था। चलिए इसके बाद 15 जानेंगे। 15 आपके सामने है और 15वां क्वेश्चन है कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? 1917 ईस्वी में जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले 1917 ईस्वी में जूट मिल स्थापित किया गया था। 16वां जानिए। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग जो थे वो किस वर्ग का शोषण किए? तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। श्रमिक, कृषक और मध्यम, ये तीनों के तीनों वर्ग को पूंजीपति लोग जो थे वो शोषण किए थे। 17 जानिए। 17 आपके सामने के प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? मतलब पहले किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो 17 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। चलिए, काफी अच्छे और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है ताकि आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि आप अपने आप को यह जांच सके कि आप कितनी तैयारी पूरा कर चुके हैं। 18 देखिए। 18 आपके सामने है कि गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की गई थी। गुटेनबर्ग में सबसे पहले छपाई की गई जो पुस्तक था उसका नाम क्या था? वो कौन सा पुस्तक था? तो वो एक प्रकार का बाइबल था। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 19 जानेंगे। 19वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता ये तो सबको जानता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। और सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है खान अब्दुल गवाहर खान को, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। 20 जानिए। 20वां क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? सामाजिक वर्ग जो बुद्धिजीवी के रूप में आया था। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर। 21 आपके सामने कि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं मतलब पुरुष और स्त्री की प्रजातियों की जो बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है, यह आपको बताना था। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देख सकते हैं आप लोग इसके लिए। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, मतलब समाज में स्त्री और पुरुष को असमानताएं जो दी गई हैं, जो विभेदता पाई गई है, भिन्नताएं दी गई हैं, तो उसी को कहते हैं लैंगिक विभाजन। बढ़ते हैं 22 नंबर। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की
विशेषता नहीं है, मतलब कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं आपको बताना है। लिखित संविधान, एकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय। तो 22 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकहरी शासन व्यवस्था, ये इसका राइट आंसर होगा। 23 जानिए, 23 आपके सामने कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो महापुरुष थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, अर्थात ऑप्शन डी में दिया हुआ ये ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद 24 देखिए, 24 आपके सामने है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों की शासन। बहुसंख्यकों की शासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं मानी जाती है। 25 देखिए, आपको बताना कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ये तो सारे लोग जानते हैं। तो निम्नलिखित में यह घोषणा की गई थी, मतलब यह घोषणा किस भाग में की गई थी, संविधान के किस अंग में की गई थी, आपको यह बताना है 25 में। तो यह किया गया है प्रस्तावना में। भारत के प्रस्तावना में ही आपको मिल जाएगा कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। चलिए 26 जानेंगे। 26 आपके सामने है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी या अधिक हो गई है। महिलाओं की भागीदारी मतलब जो चुनाव लड़ते हैं या चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं या किसी अन्य क्रिया के द्वारा, उसमें महिलाओं की भागीदारी जो है लोकसभा चुनाव के समय में 10% से ज्यादा बढ़ा दी गई थी। वो लोकसभा चुनाव कौन सा था? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15वीं लोकसभा। इसके बाद देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल जो मुख्य रूप से कांग्रेस से और भाजपा, ये अभी दो प्रमुख राष्ट्रीय दल के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसके अलावा और कौन से राष्ट्रीय दल हैं? तो इसमें नाम भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। तो 27 का यही राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। 28, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप गांठ मान लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में होने की संभावना हो सकती है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो 28 का मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल, इसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 29 देखिए, 29 है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किनकी सूचियों में हुआ है? मतलब कितनी सूचियों में हुआ है, सॉरी, 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, जो रंग विरोध को नहीं मानते थे? तो 30वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, सब लोग क्या करेंगे, महात्मा गांधी मार के आएंगे, लेकिन ध्यान से याद रखिए कि रंग भेद के विरोधी में सबसे ज्यादा जो प्रचलित थे वो जेड गुडी थे। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 31 देखिए, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर जो रोहतास जिला में पड़ता है और मेरा एक शहरी क्षेत्र भी माना जाता है ये। तो सासाराम जो है उसका नगर का विकास कब हुआ था या किस युग में हुआ था, आपको ये बताना था। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य युग में। शेर शाह रोजा के चलते ये सासाराम काफी ज्यादा प्रचलित भी हो चुका है। इसके बाद 32 जानिए। 32 है कि अविभाजित बिहार के निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? मतलब अविभाजित बिहार जब विभाजित नहीं हुआ था उड़ीसा से, तो उस समय सबसे मात्र एक कौन सा नगर था, आपको यह बताना था। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। बिहार विभाजन के पहले या कह सकते हैं कि जब बिहार नहीं हुआ था तो जमशेदपुर जो था वो एकमात्र शहर था इस चारों ऑप्शन के अनुसार। चलिए इसके बाद 33 क्वेश्चन जानिए। 33वां क्वेश्चन है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का जो नाम है वह है जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन। चलिए इसके बाद 34 जानेंगे। 34 में आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहां है। बिहार में रज्जू मार्ग जो है वो कहां है, ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। राजगीर में रज्जू मार्ग बनाया गया है।
35 जानिए, बिहार में खनिज तेल की संभावना है, बिहार के किस क्षेत्र में खनिज तेल की संभावना मानी जाती है? तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय के क्षेत्र में। बिहार में जो हिमालय के क्षेत्र है जो नेपाल से सटा हुआ है उस क्षेत्र में खनिज की संभावना मानी जाती है। 36, कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहां पर स्थित है? तो 36 का राइट आंसर होगा, ये तो आपको सबको पता होगा, सी ऑप्शन में दिया गया है बेगूसराय जिला में, बेगूसराय जिला में कांवर झील उपस्थित है। 37, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है ये पटना में है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 38 देखते हैं। 38 आपके पास है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, मतलब सड़क नहीं है इसमें आपको यह बताना था। तो 38 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पश्चिम गलियारा, ये जो है एक सड़क का वर्ग नहीं माना जाता है। 39 देखेंगे, जिस देश का अंतर्राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय आय जो होता है उसका, जिस देश का वो ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है? तो जिसका आय ज्यादा है वो विकसित कहा जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 40वां प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आय है एक व्यक्ति के अनुसार? तो भारत के इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा, जो एक उन्नत या कह सकते हैं विकसित जिला, विकसित राज्य भी माना जाता है। चलिए 41 देखेंगे। 41 आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य इसमें नहीं बताना था, इसके पहले जो मेरे पास क्वेश्चन आया था उसमें मुद्रा का कार्य बताना था। तो ध्यान से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन। किसी चीज का उत्पादन करना ये किसी मुद्रा का कार्य नहीं माना जाता। बाकी 3 ऑप्शन आपके ए बी सी जो है ये सही होंगे, सॉरी वो होंगे, और डी ऑप्शन जो होगा ये नहीं होगा। इसके बाद 42 देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है जो बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है? और उसका नाम है आरबीआई, जिसको पूरे नाम के तहत जाने तो जाना जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 43 जानेंगे, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारे यहां या फिर हमारे क्षेत्र में जो पाया जाता है विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला, इनमें से सभी। तो 43 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि इनके सभी से हमारे यहां अर्थात भारत में ऊर्जा प्राप्त किए जाते हैं। इनमें से सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 जानेंगे। 44 आपके सामने कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, मतलब परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से आर्थिक विकास संभव माना गया है। 45, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? बाढ़ जो बिहार में सोन नदी में और कोसी नदी में हमेशा बाढ़ आते रहता है, जिससे वहां के क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानी होती है। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? फसलों को, भवनों को, पशुओं को। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी को, क्योंकि सभी जब दे दिया तो इसका राइट आंसर वही माना जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद 46 जानेंगे। 46 आपके सामने के सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केबल टावर टूट जाना। जब टावर जो होते हैं वो टूट जाते हैं तो संचार व्यवस्था मतलब टेलीकॉम जो कम्युनिकेशन है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाता है। चलिए इसके बाद हमारे पास 43 नंबर क्वेश्चन में है, क्या क्वेश्चन है देखिए। आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए और आप अपने आंसर का मिलान करते रहिए और कितने टोटल सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करें। 47 जाने, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? अगर आग से अगर मान लीजिए आपका कोई अंग जल जाए, अचानक आपके घर में आग लग जाए और उसमें आपको कोई हानि पहुंच जाए, तो प्राथमिक उपचार के रूप में आप क्या कर सकते हैं? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ठंडा पानी डालने से काफी ज्यादा आपको हानि पहुंच सकती है, तो गुनगुना पानी अर्थात थोड़ा जो गर्म पानी हो वैसे पानी जो है वो डालना चाहिए। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 48 है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो वैसे केंद्र को बोला जाता है अधिकेंद्र। 48 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को अधिकेंद्र कहा जाता है।
चलिए 49 आ गया आपके सामने। 49 है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ये तो काफी क्वेश्चन अच्छा है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। मजदूर दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन बी में दिया है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 50 देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन जिसमें 3 नाम आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वहां पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन माने जाते हैं, कौन है यह बताना है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। इसके बाद 51 जानिए। 51 भी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये किए थे लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 52 जानेंगे। 52 आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अभी आरएसएस के नाम से जाना जाता है, यह 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी में यह ऑप्शन दिया गया है, तो बी इज बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि में लॉस होना, भूमि का ह्रास होने का सबसे अधिक मुख्य कारण क्या है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। मतलब पंजाब में अधिक सिंचाई करने से वहां भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। चलिए इसके बाद 54 जानिए। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, जंगल का फैलाव कितना है बिहार में। तो 54 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.1 अर्थात 7.1% यहां वन फैला हुआ है। 55 जानेंगे। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो 55 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारापुर। तारापुर जो है वो मुंबई में माना गया है, मुंबई में है, और कलपक्कम उसके बाद किया गया था जो राजस्थान में है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा, चूंकि पहली बार पूछा है पहला कहां था, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। चलिए 56 जानेंगे। 56 आपके सामने है कि निम्नांकित में कहां जूट के कारखाने स्थापित हैं। तो जूट के कारखाने कहां स्थापित हैं। तो 59 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 57 देखते हैं। 57 में आपको बता देना था कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता। काफी अच्छा क्वेश्चन। मानचित्र जो आप देखे होंगे, भारत का मानचित्र या विश्व का मानचित्र, उसमें मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। तो 57 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हरा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्योंकि मैदान में घास पाए जाते हैं और घास के क्षेत्र को हरा रंग से दिखाने की क्रिया की जाती है। चलिए 58 जानेंगे। 58 आपके पास है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला, मतलब बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक आबादी पाई जाती है या सबसे अधिक आबादी है। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पटना। जो राजधानी है बिहार की, तो बिहार की राजधानी का आबादी जो है सबसे ज्यादा माना गया है या सबसे ज्यादा है। 59, पटना में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। मतलब पटना जो है इसमें रेल परिवहन की शुरुआत कहां से हुई, कब से हुई है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1860 ईस्वी में। पटना में 1860 ईस्वी में सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ किया गया था। 60वां देखेंगे। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बिहार में ऐसे उद्योग के तो स्रोत है नहीं, तो यहां मैक्सिमम लोग जो हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80%। अब ये 86% आप नहीं लगा देंगे, गलत हो जाएगा। 86% बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बाहर जाके अर्थात दूसरे स्टेट में जाके अपना जीवन बसर करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80%। 61 देखिए। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पतन जो बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो पारादीप जो बंदरगाह है वो कहां पाया जाता है या कहां है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। चलिए इसके बाद 62 जानिए। 62वां क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो 62 का जो राइट आंसर होगा, क्योंकि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत दूसरे स्थान पर आता है। चावल और गेहूं सबसे ज्यादा चीन उत्पादित करता है और उसके बाद दूसरा स्थान आता है हमारे भारत का। चलिए इसके बाद 63 जानिए। 63 है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। मतलब राजनीति व्यवस्था जो है वहां पर जो लोकतांत्रिक और विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें लोकतंत्रीय अर्थात बहुत सारे दल नहीं है, ऐसा कौन सा देश है।
तो 63 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 64 नंबर में है। आपको बताना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 64 का जो राइट आंसर होगा ये हुआ है 1999 ईस्वी में। ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद 65 देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसका शॉर्ट नेम आता है बीजेपी, के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 65 जो है इसका सही हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। 66 आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन हुआ है 1972 ईस्वी में गढ़वाल जिले में, अर्थात ये उत्तराखंड में हुआ है। तो ये हुआ था मुख्य रूप से पेड़ काटने के विरोध में। वहां की महिलाएं जो है वो पेड़ से चिपक करके इसका विरोध की थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ काटने के विरोध से। 67 देखेंगे। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल लागू जो होता है ये लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। ये राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर ये नहीं होगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। चलिए 68 जानेंगे। 68 आपके सामने है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, मतलब पंचायती राज व्यवस्थाएं जो है बिहार राज्य में या कितने स्तरों में बांटी गई हैं? तो 68 का राइट आंसर होगा ये 3 स्तरों में बांटी गई हैं, जिसको अभी अभी डिस्कस किए, जिसमें नाम था नगर परिषद, नगर निगम और पंचायती राज व्यवस्था। तो इस तरीके से 3 भागों में इसे बांट दिया गया है। चलिए इसके बाद 69 जानिए। 69 आपके सामने है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून, अब यहां पर खाली स्थान दे दिया गया, मतलब बताना है कि 25 जून और कौन सी ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की थी। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंदिरा गांधी के समय में अर्थात कांग्रेस के समय में भारत में आपातकाल लागू किया गया था, वो कौन से ईस्वी में लागू किया गया था? तो 69 का जो राइट आंसर होगा ये किया गया है 1975 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लीजिए, 25 जून 1975 ईस्वी को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। 70 देखेंगे। शिक्षा संविधान की कौन सी सूची का विषय है? मतलब शिक्षा जो है वो संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऐसे 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा जो है अर्थात शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 71 को जानेंगे। कुछ ही क्वेश्चन आपके बच गए हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आता होगा। 71 देखिए कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? मतलब क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अर्थात लॉस क्या होता है आपको यह बताना है। तो इसका होता है अलगाववाद, मतलब लोग जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। 72 देखेंगे। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मतलब जो व्यवसायिक कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था आपको यह बताना है। तो 72 का राइट आंसर होगा 1969 ईस्वी में, अर्थात सी दिया हुआ इस ऑप्शन के लिए, तो सी इज ऑप्शन राइट ऑप्शन। 73 देखिए। आपको बताना है इसमें कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? मतलब पार्ले समूह के थम्स अप जो सलमान खान इसका प्रचार करता है, या कह सकते हैं कि इसका मतलब ब्रांड एम्बेसडर है, तो थम्स अप ब्रांड जो है वो किसकी है या कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? तो 73 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कोका कोला। कोका कोला जो है थम्स अप को अपने अंडर में खरीद चुका है, ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर है। चलिए 74 देखें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बैंकों का बैंक आरबीआई या फिर केंद्रीय बैंक के नाम से जाने जाने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 75 देखेंगे। गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गरीबी को जन्म देती है, यह कौन कहा था? तो इसे कहने का श्रेय जाता है रैगनर नर्स को, अर्थात ऑप्शन सी जो दिया गया है इसमें यह राइट आंसर है। 76 देखेंगे।
बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि खास समितियों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख संपत्ति की जो संख्या है वो संख्या बताई गई है 6841। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 77 देखेंगे। किस क्षेत्र का द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे द्वितीयक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें कौन सा क्षेत्र द्वितीयक कहा जाता है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, उद्योग जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में जाना जाता है, और सेवा जो होता है उसे तृतीयक क्षेत्र में जोड़ा गया है। इसके बाद कुछ ही क्वेश्चन आपके पास बच गए हैं। 78 क्वेश्चन देखेंगे। देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है? मतलब हमारे देश में, भारत जो देश है उसमें जिला फॉर्मों की संख्या कुल कितनी है ये बताना है। तो इसकी संख्या है 682। तो 682 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको ये काफी अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी लोग अधिक से अधिक नंबर अपने एग्जामिनेशन में प्राप्त कर सकें। 69 देखेंगे। 69 क्वेश्चन है कि किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। मतलब किस देश की जो सीमा है वो बिहार से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर होगा बिहार का पड़ोसी देश, सबसे नजदीकी जो देश है वो नेपाल। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छा लगा होगा वीडियो। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? मतलब किस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं? तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान, जो अमेरिका के परमाणु बम के द्वारा, या कह सकते परमाणु बम छोड़ने के द्वारा 1945 में तबाह हो चुका था और आज तक तबाह है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।